जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं ज़ुन्नूरैन फाउंडेशन और हमारे साथ हैं ज़ुन्नूरैन फाउंडेशन की चेयरपर्सन मिसेस कुरतुल ऐन, जो कि यहाँ की रूह रवां हैं। बड़ी मेहनत से ये यहाँ तक पहुँची है। स्पेशल बच्चों के साथ ये एक इनका बड़ा लंबा सफ़र है। तो हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त भी हैं और बहनों की तरह हैं। तो आइए आज इनसे बातचीत करते हैं। डिसेबिलिटी पे जितना वर्क फैसलाबाद में इन्होंने किया है, कम ही लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच सके हैं। बड़ी हार्ड वर्किंग है इनकी ज़िंदगी। तो इनसे बातचीत करते हैं और इनके पूछते हैं कि ये कैसे इस फ़ील्ड में आई, कैसे इन्होंने इतना मुश्किल जो शोबा वो चूज़ किया। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आईं, मुझे बहुत खुशी हुई है। बहुत देर बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा वक़्त गुज़रा हुआ है हमारा। ज़ुन्नूरैन को क्यों शुरू किया, ये आपको तो पता है, लेकिन मैं दोबारा से बता देती हूँ कि ज़ुन्नूरैन को शुरू करने का जो मकसद था या इसकी जो सोच थी, वो मेरे बेटे अब्दुल समी से आई। अब्दुल समी जब पैदा हुए तो उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ सामने आए। जब डॉक्टर्स के पास जाते गए तो मज़ीद चीज़ें सामने आती गईं कि वो मेंटली डिलेड हैं, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है और उनको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन थी और इस तरह के बहुत सारे मामला थे जो हमने पहले आम बच्चों में नहीं देखे थे। तो उस स्पेशल बच्चे को कैसे ट्रीट करना है और उसके लिए क्या हमारे पास उसका हल होगा या कौन इसको सँभालेगा, ये हमारी समझ से बाहर था। डॉक्टर्स आपको उस तरीके से गाइड नहीं कर सकते। तो मैंने अपनी हालत को देखते हुए सोचा कि मेरी तरह से बहुत सारी मदद होंगी जो इतनी ही इमोशनली डिस्टर्ब होंगी, जिनको समझ नहीं आ रही होती कि वो किससे मदद लें, कौन उनको गाइड करे कि क्या बेहतर है उनके लिए। इसी तरह से मैं भी परेशान थी, बहुत सारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में गई, स्पेशल स्कूल्स में गई, लेकिन कहीं पे भी ऐसे हालात नहीं थे कि कोई इंसान मुतमिन होता। ख़ास तौर पे माँ जो है, वो अपना बच्चा भेज के मुतमिन होती कि इसको बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा या एजुकेशन मिलेगी। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने ज़ुन्नूरैन फाउंडेशन को अपने घर के ड्राइंग रूम से शुरू किया। उसकी वजह ये थी, ना तो मेरे पास रिसोर्सेज़ थे और सबसे बड़ी जो चीज़ थी ये थी कि वो लोग मेरा मज़ाक उड़ा रहे थे उस वक़्त के मैं जो करने जा रही हूँ शायद मेरी भी दिमागी सेहत जो है ना मुतासर हो चुकी है बच्चे को सँभालते-सँभालते। तो मैंने सोचा कि ड्राइंग रूम में शुरू करूँगी, अगर नहीं ठीक रहेगा तो भी कोई बात नहीं, मतलब मैं अपने तौर पे कर रही हूँ। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसको शुरू करने के साथ ही हमारे पास इतने लोग आना शुरू हो गए कि एक अलार्मिंग नंबर था और मैं देख के शॉक थी कि इतने लोग जो हैं इस तरह की सहूलत के लिए मुंतज़र थे और स्टिल मुंतज़र हैं। हम कितने लोगों को कैटर कर सकते हैं? हमारे पास 250 बच्चे अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं, लेकिन हमारे पास सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनको हम रोज़ रिफ्यूज़ करते हैं कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इनको हम यहाँ पे अकोमोडेट कर सकें। तो ये मेरे सफ़र का आगाज़ था। आपके सामने आप भी मेरे साथ-साथ रहीं, तो बस अब चल रहा है ये। तो एक बरामदे से शुरू होके आज आपने माशाल्लाह एक आपकी बिल्डिंग भी तैयार हो रही है, मुख्तलिफ डोनर्स आपके साथ मिले हैं। तो ये स्ट्रगल ये कैसे आपने यहाँ तक पहुँची, आज आपने ये घर लिया हुआ है, मेरा ख़्याल है ये रेंट पे है। तो ये किस तरह कितने कौन-कौन से डोनर्स आपके फैमिली कितनी थी आपके साथ? और इस बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ? फैमिली इसमें बहुत सपोर्टिव शुरू में तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है कि जब उन्होंने देखा कि मैं रुकने वाली नहीं हूँ और मैं अपने इरादे में पक्की हूँ, क्योंकि मेरे सामने ये बात थी कि अगर मेरा बच्चे को मसला है और उसके हल के लिए मैंने कोशिश नहीं की ना, तो कोई भी जो माँ है या कोई मेरा जैसा बंदा जो है ना, सिर्फ दूसरों को ब्लेम कर सकता है और जो दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं ना, मेरे ख़्याल में असल वही अपनी हालत के ज़िम्मेदार होते हैं। तो इसलिए ये काम मैंने ही करना था। मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सब साथ थे और ऐसे बहुत सारे लोग साथ हैं अभी भी, जो मतलब अब सामने अपना नाम नहीं आने देना चाहते। हमारे बोर्ड मेंबर्स में से मोहम्मद अफ़ज़ल साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। फिर राशिद मुनीर साहब हैं, लॉयंस के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन भी है। इस तरह से बहुत सारे नाम हैं, मेरे फैमिली में से बहुत सारे लोग हैं। मोहसिन सज्जाद मोहसिन साहब हैं, बिलाल लियाकत साहब हैं, मेरे हस्बैंड शाहद साहब की बहुत ज़्यादा इसमें काविश है, मेरे बड़े भाई ज़ुल्करनैन का बहुत ताउन रहा, सकलैन हैं, मेरी भाभी नादिया जो हैं, ये सब लोग मेरे शाना बशाना साथ रहे। कह सकते हैं आपके ये फाइनल मेंबर्स थे। तो इन सब की सपोर्ट साथ थी, फिर बहुत सारे आप जैसे लोग साथ थे,
تو یہ کارواں چلتا رہا اور ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو ساتھ شامل کرتے گئے، لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ جس طرح کے حالات، انفلیشن جس طرح سے بڑھ رہی ہے اور جو ہمارے حالات آج کل ہو رہے ہیں، ہمارے پاس لائبلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں اور ریسورسز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طرح سے سسٹین رکھیں گے اس ادارے کو۔ تو اس کے لیے ہم ڈفرینٹ کورسز شروع کروا رہے ہیں، ڈفرینٹ بچوں کو اسکل سکھا رہے ہیں جس میں بچے انڈیپینڈنٹ ہو سکیں اور ارننگ ان کی شروع ہو، ایک وہ مین اسٹریم ہو، ان کو سوسائٹی میں انکلوڈ کیا جائے، اور ہم بھی یہاں پہ اس ادارے کو سسٹین رکھ سکیں۔ تو کس قسم کے بچے جو یا کس عمر کے بچے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، اور وہ کیا کیا مشکلات آتی ہیں اس میں، کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے جس سے ان سے کہ وہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو جو نا ہے سنبھال سکیں؟ اچھا جی میڈم، آپ کے اس پلیٹ فارم سے 2-3 چیزیں یہاں پہ میں لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی کہ جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے نا تو وہ بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے، اس کی باڈی بہت زیادہ ڈی فارم یا اس کی ہڈیاں بہت ٹیڑھی ہو چکی ہوتی ہیں۔ وہ پہلے کیوں نہیں آتے؟ ایک تو ڈاکٹر ان کو باقاعدہ طور پر نہیں بتاتا، گائیڈ کرتا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کیونکہ وہ اگر اس کو فوراً بند کر دے گا اپنے پاس سے آنا، یا اس کو کسی ایگزیکٹ جگہ پہ ریفر کر دے گا، تو شاید اس کی جیب خرچ بند ہو جائے گی، افسوس کے ساتھ، لیکن حقیقت یہی ہے۔ پھر دوسرا، والدین کو یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کے گناہوں کا یہ عذاب ہے آپ پر، یا آپ اس کو کیوں کر رہے ہیں، کہیں بھی انرول کروا رہے ہیں، اس کو کیا فرق پڑے گا، یہ بہتر نہیں ہوگا، یا آپ نے ان کو کیا بنا لینا ہے یہ کر کے۔ تو لوگ، بہت سارے لوگوں کی اس طرح کی باتوں کی وجہ سے پریشانی میں ان بچوں کو آگے نہیں لے کے آتے، لیکن لامحالہ طور پر ان کو آنا تو پڑتا ہے، لیکن وہ لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ان کے مسائل جو ہم عام طور پر یہاں پہ دیکھتے ہیں، اکثر جو چیزیں یہاں پہ رپورٹ ہوتی ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو ماں ہوتی ہے وہ اپنی صحت کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ نہیں ہوتی۔ جب وہ نہیں آگاہ ہوتی، اس کو اپنی صحت کے مسائل نہیں پتہ ہوتے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ ماں بننے میں جا رہی ہوں تو میری صحت کیسی ہونی چاہیے، میری غذا کیسی ہونی چاہیے، اس کے بعد صحت کی سہولتیں بچے کی پیدائش میں کیسی ہونی چاہیے، وہ ان سب ساری چیزوں سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ایک ایسے بچے کو پیدا کرتی ہے جو پیدائش کے دوران یا بعد میں معذوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں ماں کی غذائی کمی جو ہے وہ بچے کو متاثر کرتی ہے۔ ایک ایسا میٹرنٹی ہوم جہاں پر سہولیات کا فقدان ہے، وہ بچے کی اس معذوری کا باعث بنتا ہے۔ اور بھی اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو میٹر کرتے ہیں، لیکن ہم جو چیزیں میجر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہیں۔ تو اس میں والدین کو اپنی صحت کے بارے میں خاص توجہ دینی چاہیے۔ میرے خیال میں جب بچیاں شادی کی عمر کو پہنچتی ہیں، ان کی باقاعدہ تربیت ہونی چاہیے کہ ایک ماں بننے کے لیے بچی کی صحت جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، بچہ پیدا کرنے کے لیے اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی خوراک کیسی ہونی چاہیے، اس کو اپنا چیک اپ کب کب کروانا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو والدین کو گائیڈ کرنا چاہیے ڈاکٹرز کو کہ اس بچے کو کہاں پہ وہ لے کے جائیں گے اور اس کا فوراً کیا ٹریٹمنٹ ہوگا۔ تبھی بچہ جب ٹائم سے ہمارے پاس آئے گا، اس کا مطلب فوراً ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوئے گا تو بہتری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ کزن میرجز بھی اس کا ایک جی، ہے؟ کزن میرجز بھی بالکل ایک فیکٹر ہے، بلکہ بہت بڑا فیکٹر ہے، لیکن یہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہی ہٹ درمی کا شکار ہیں، وہ اس چیز سے پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اچھا فلاں کی شادی ہوئی تھی، لوگوں میں غیروں میں شادی ہوئی تھی تو ان کے ہاں بھی ایسا بچہ آ گیا۔ تو ہم ان کو بار بار یہ سمجھاتے ہیں کہ چانسز دیکھیے نا آپ، کہ آپ فیملی میں شادی کرتے ہیں تو چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ ریئر کیسز باہر بھی دیکھتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے، اس کے میں بھی کوئی اور فیکٹرز ہوں، لیکن جو کزن میرج ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے اس چیز میں کہ آپ بار بار خاندان میں شادی کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بہت چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ معذوری کے ساتھ بچہ پیدا ہو۔ اگر آپ کو کوئی ویزیبل معذوری نہیں بھی نظر آتی تو اس کی جو ذہنی صحت ہے وہ کم ہوگی، اس کا قد چھوٹا جا سکتا ہے، اس کو خون کی کمی کے مسائل ہو سکتے ہیں، اس کے بہت سارے صحت کے دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ اتنا رسپانس نہیں کرتا بچوں کی طرح سے کلاس روم میں، پڑھائی میں یا دوسری چیزوں میں اتنا دل لگا کے نہیں چیزیں کر پاتا۔ تو یہ پوچھنا تھا کہ آپ کا گول کیا ہے، کیا چاہتی ہیں اس معاشرے سے، گورنمنٹ کتنا سپورٹ کر رہی ہے، تو یہ آپ کا کیا گول ہے؟ ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں یہاں تک پہنچوں یا یہ میں اچیو کرنا چاہ رہی ہوں، تو کیا آپ کیا اچیو کر چکی ہیں اور کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اچیومنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ہماری بہت زیادہ اکامپلشمنٹس نہیں ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں بہت تھوڑا ہے، مطلب اس کو میں سمجھتی ہوں کچھ بھی نہیں کیا ابھی ہم نے، لیکن یہ تھوڑا سا فرق ضرور پڑا ہے کہ لوگ پہلے جو سمجھتے تھے کہ یہ گناہوں کی سزا ہے یا کوئی عذاب ہے یا کوئی کہہ لیں کہ ہوائی کوئی پتہ نہیں اس کو جن سایہ وغیرہ کا سے بھی معاملہ سمجھتے تھے لوگ،
लेकिन लोग अब समझना शुरू हो गए हैं कि ये जी कोई हमारे सेहत के मसाइल थे, कहीं पे कहीं न कहीं हमसे मिसमैनेजमेंट अपनी सेहत के हवाले से हुई है, जिसकी वजह से ये बच्चा जो है इस मसले के साथ पैदा हुआ है। उसके बाद हम जो चीज़ देखते हैं कि वो लोगों में शऊर नहीं है, लोगों को पता नहीं है, लोगों को समझ नहीं है कि ये बच्चे जो हैं, ये बाहर निकलने चाहिए, इनको हम अपने जैसा तस्लीम करें, बल्कि ये तो हमसे बहुत बेहतर हैं। किसी एक चीज़ की महरूमी के बावजूद ये बाहर निकल के सोसाइटी में अपना हिस्सा डालने की कोशिश करते हैं और हमारे तंज़िया जुमले और हमारी बातें इनको रोक रही हैं, तो ज़िम्मेदार हम हैं, वो नहीं हैं। और हमें चाहिए क्या है, एक आइडियल सोसाइटी के लिए हमें ये चाहिए कि हम इनको अपने साथ शामिल करें, चाहे वो खेल-कूद हो, चाहे वो तफ़रीह की बात हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो कोई भी इकोनॉमिक उसकी बात हो, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की बात हो। जब तक ये लोग साथ शामिल नहीं होंगे, तो ये कट के रहेंगे, एक महरूम तबका रहेगा और मुआशरे पे बोझ रहेगा। इसको जब हम साथ में शामिल करेंगे, ये ज़िंदगी की दौड़ में, मुआशी तरक्की में, तो ये इस धारी में शामिल होंगे और ये हम पे बोझ नहीं रहेंगे। और हमारा ड्रीम यही है, हमारा एम यही है कि इन लोगों को शामिल करें मुआशरे में। और शामिल करने का वाहिद हल ये है कि जहाँ-जहाँ आप इन बच्चों को देखते हैं, इनकी हौसला अफ़ज़ाई करें, इनके वालिदैन की हौसला अफ़ज़ाई करें, इनके साथ ऐसा सलूक मत करें कि ये कोई अजूबा है, ये कोई अनहोनी हो गई है। वो लोग तस्लीम कर लेते हैं कि हमारे साथ ये मसला है, लेकिन लोग उनको बार-बार इतना ज़िच्च और तंग करते हैं कि बाहर निकलने से कतराते हैं। वो लोगों का सामना नहीं करते। वो इस चीज़ से शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम इस तरह से हैं। तो गवर्नमेंट ने सरकार की तरफ से कोई आपके साथ कोई कोऑर्डिनेशन, कोई फंडिंग, कोई सपोर्टिव रवैया है? क्योंकि वहाँ से भी फंडिंग आते तो हैं स्पेशल बच्चों के लिए, तो उसके लिए थोड़ा-सा बताइएगा आपने? देखिए फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से तो फ़िलहाल कोई हमें नहीं हो रही। हाँ, कुछ एक्ट्स बन रहे हैं, कोई बिल पास हो रहे हैं, जो कोई खुशाइंद बात हो सकती है। अभी भी 1-2 मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं जो गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से थी, तो वहाँ पे भी बात हो रही है कि जो लड़कियाँ हैं माज़ूरी के साथ उनको जितना जेंडर बेस्ड वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है, उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, उनको किस तरह से मुआशरी तरक्की में शामिल किया जा सकता है। तो डिफरेंट चीज़ों पे काम हो रहा है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में बेहतरी होगी। अ, आपने जो ये सारा सिलसिला किया, कोई आप अपने जो बताए इतने आपने नाम लिए हैं, तो इससे हटकर आप क्या चाहती हैं कि माशरे में कौन लोग हों जो आपके साथ मिलें, आपके साथ जो ताउन करें, जिससे ये है कि आपका ये जो जो सिलसिला आपने शुरू किया हुआ, ये एक मुकाम तक पहुँचे और आप ये इन बच्चों को हमेशा से आप थोड़ा-सा बच्चों के बारे में बताइएगा कि आप उनको उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप ट्रेन करती हैं? या आप थोड़ी-सी अपनी कोई कामयाबी बताइए कि आपने किसी ऐसे बच्चे को जब वो आप देख घर वालों ने बिल्कुल ही उसको नकारा समझ लिया और वो आपके पास आया हो और आपने उसको थोड़ा-सा बेहतरी की तरफ आप ले गई हो, ज़िंदगी की तरफ चला गया हो। थोड़ा-सा अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर जी, करिए। जी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं माशाल्लाह जो हमारे पास आए और आने के बाद बहुत बेहतर हुए। लाइक हमारे पास ऐसे बच्चे आए जो लोगों के सामने कभी आए नहीं थे, जिनका लोगों के साथ इंटरेक्शन ही नहीं हुआ था। मतलब वो लोगों के सामने आके एकदम से, जैसे नहीं आपने कोई किसी और चीज़ को देख लिया हो, कोई इंसानी वजूद को वो तस्लीम ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका सामना कभी नहीं हुआ था। उन्होंने घर के 2-4 अफराद के अलावा किसी के साथ मिले ही नहीं हुए थे। तो इसमें सोशल इंटरेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है इन बच्चों को। तो हमारे पास आने के बाद ना सिर्फ वो बच्चे सोशलाइज़ हुए, उनको हम मेन स्ट्रीम स्कूल में रेफ़र किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनकी सिटिंग थी सिर्फ़, जो खड़े नहीं हो सकते थे, जिनकी वॉक नहीं थी, वो बोलना शुरू हो गए, वो चलना शुरू हो गए। बहुत सारे बच्चों की स्पीच नहीं थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा, स्पीच बेहतर होगी तो उनको हमने दूसरे स्कूलों में रेफ़र कर दिया। इसी तरह से बहुत सारे बच्चों ने चलना शुरू किया और जो कि उनका इशू था कि वो दूसरे स्कूल में व्हीलचेयर पे जाते हैं, तो वहाँ पे बुलिंग होती है। तो बच्चे माशाल्लाह से बेहतर होके चलना शुरू हुए, तो दूसरे स्कूलों में रेफ़र हुए। इस तरह से बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जिनको हम लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे मसाइल थे बच्चों के जिन पर काम किया गया, जिनको रेगुलर थेरेपीज़ दी गई, वो बच्चे मेन स्ट्रीम हुए और बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं अभी। तो ये सारा मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, बहुत ज़्यादा आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है और माशाल्लाह से इसमें मेरा स्टाफ बहुत डेडिकेशन से काम कर रहा है। तो ये हमारी अचीवमेंट्स हैं। इसके अलावा हमने सैकड़ों बच्चों के डिसेबिलिटी कार्ड बनाए हैं, गवर्नमेंट से कनेक्ट किया है उनको, बहुत सारे लोगों को व्हील चेयर्स दी हैं, डिवाइसेस दी हैं, हियरिंग एड्स दिए हैं
बहुत सारे आई गेस सैकड़ों लोगों का मेडिकल स्क्रीनिंग की है, उनकी डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग करके उनको रेफ़र किया है डिपार्टमेंट्स में, जहाँ जहाँ पे उनको जो रेलिवेंट जो सहूलतें हैं वो मिलें। और उस तरह से उनको ये अवेयरनेस दी है कि अपने राइट्स को कैसे क्लेम करना है, उनके हकूक़ के बारे में उनको आगे आगाही दी है। तो ये हम करते जा रहे हैं ये चीज़ें। और इसमें अगर मैं कह देती हूँ ना कि बोर्ड मेंबर में से मतलब अगर तो इसी तरह से इकराम गौरी साहब एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने थ्रू आउट बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे अगर मैं आपको याद करवाऊँ, आपको बल्कि याद होगा कि आपकी ज़ुन्नुरैन में पहली जो मीटिंग थी, आप पहली दफ़ा आई थी, तो इकराम गौरी साहब ही आपको यहाँ पे लेके आए थे और पहली दफ़ा आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। और आपने ये इतनी स्ट्रगल की यहाँ पे, आप लोगों को लेके आती थी और ग्रुप्स में लेके आती थी। बार न्यूज़ को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग यहाँ पे आए, हमारी इस छोटी-सी जो एफ़र्ट है उसको एक्नॉलेज किया और हमें ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑन बोर्ड कर रहे हैं। तो आप सबका शुक्रिया। मैं आपके तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहूँगी कि मज़दूरी के साथ अफ़राद जो हैं, उनको आपकी भीख या आपकी मदद नहीं चाहिए। उनका ड्यू राइट है कि जिस तरह से हम सब के लिए रोड्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स में स्टेयर्स बनी हुई हैं, गाड़ियाँ हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो, रोड्स हों, जिस तरह से हम सब के लिए हमारी ज़रूरत के मुताबिक उनको बिल्ड किया गया है, बिल्कुल उसी तरह से उनको वो उनकी सहूलतें चाहिए। ये उनका हक है इस मुल्क के शहरी होने के नाते। तो इस पे हमें थोड़ा नहीं पूरा सोचना है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थी ज़ुन्नुरैन फाउंडेशन की चेयरपर्सन कुर्रतुल ऐन, जिन्होंने कहा कि माज़ूरी को जो है ना वो बोझ ना समझे, उसको भीख नहीं उनको चाहिए, उनको अपना राइट्स चाहिए। वो भी इस माशरे के जीते जागते वैसे ही इंसान हैं जैसे आम नॉर्मल इंसान होते हैं, उनको भी उनका राइट मिलना चाहिए। तो मैं कुर्रतुल ऐन की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने इतना टाइम निकाला और बड़ी हार्ड वर्किंग है। आप प्लीज़ इनसे राब्ता करें, अगर कोई आपका मसला है वो भी हल करेंगी, अगर आप कोई इनके साथ ताउन करना चाहते हैं तो वो भी आप आएँ, इंशाल्लाह आपका ये कार खैर है जो आपको अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ही अजर इस दुनिया में मिलेगा और उस दुनिया में मिलेगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।